चलिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन हम करा दें यहाँ पे। तो हीट और थर्मोडायनेमिक्स से सबसे पहले देखिए क्या है, गैस लॉ है ना। तो जब हम गैस लॉ में आते हैं तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, ये बताता है वीआईपी बॉय मतलब वॉल्यूम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे आपका ये लिखा हुआ है वॉल्यूम बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो पीवी बराबर कांस्टेंट आ गया, तो P1 V1 बराबर P2 V2। माने जब आपसे कहा जाए कि आइसोथर्मल केस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, तो वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का ये रिलेशन हो जाता है P1 V1 बराबर P2 V2। इनका ग्राफ हम खींचते हैं तो आपका ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो प्रेशर वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर के साथ खींचेंगे तो देखिए कांस्टेंट ही आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम के साथ खींचेंगे तो कांस्टेंट ही आ रहा है, लेकिन प्रेशर वॉल्यूम की इनवर्सली है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, देखिए इसलिए ग्राफ ऐसा आया है। और 1 अपॉन प्रेशर के टर्म में वॉल्यूम में ग्राफ खींचा जाए तो ये 1 अपॉन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इनका ये ग्राफ आता है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे जो है, अच्छा इसमें आपका ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। चार्ल्स लॉ पे जब हम आएंगे यहाँ पे, ठीक है, चार्ल्स लॉ पे जब हम आते हैं तो देखिए यहाँ चार्ल्स लॉ पे आपका सबसे पहले यहाँ पे देख रहा है चार्ल्स टीवी देख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन जो है क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में है, माने वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। इसका मतलब V बटे T बराबर कांस्टेंट, तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2 होता है। तो यहाँ पे क्या चीज, प्रेशर कांस्टेंट है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का कोई एग्जांपल पीछे तो क्या है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल के लिए, जैसे कि किसी गैस का वॉल्यूम इतना है, टेम्परेचर इतना है, अगर वॉल्यूम इतना हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। इनमें ग्राफ खींचते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम टेम्परेचर की, इसलिए दोनों के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम गे-लुसाक लॉ देखते हैं, जिसको प्रेशर लॉ कहा जाता है, ये क्या है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका जो होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, माने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका प्रेशर बढ़ता है, इस तरह से है। तो इनमें रिलेशन P1 बटे T1 बराबर P2 अपॉन T2 करके आता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद तीसरा है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स में कुछ नहीं है, पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 जितने भी है सभी को जोड़ करके बता दिया था, ये टोटल प्रेशर होता है, ठीक है। इसके बाद ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन में मैंने बताया कि जो सीआरएमएस स्पीड होता है वो डेंसिटी अंडर रूट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कभी इस पे फार्मूला है तो ये पूछा जा सकता है कि दो गैस का डेंसिटी ρ1 ρ2 है और एक का स्पीड सीआरएमएस 1 है और दूसरे का क्या होगा, तो इस पे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इस पे ये रिलेशन निकाल के कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इसके बाद गैस लॉ में दूसरा आता है आपका आवोगाद्रो लॉ। आवोगाद्रो लॉ यही है, जब दो गैस है दोनों के प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर बराबर है तो दोनों में क्या होगा, दोनों की संख्या आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये चीजें होगा। आइडियल गैस को परफेक्ट गैस कहा जाता है, ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी गैस आइडियल गैस है, इसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी गैस मानते हैं, ठीक है। अच्छा, जब कोई आइडियल है ही नहीं तो अगर हम किसी गैस का ये कह दिए कि आइडियल है, इसका मतलब उसकी नेगेटिविटी को बोल रहे हैं, सारे पॉजिटिविटी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आइडियल गैस का पॉजिटिविटी क्या हो गया, सभी गैस लॉ को ओबे करता है, ठीक है। दूसरा चीज, आइडियल गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन लिक्विड, इसको द्रव अवस्था में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये पूछा जा सकता है। एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। ये चीजें होता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है आर टीसी बटे पीसी वीसी का मान क्या होता है, 8/3, ठीक है। आर टीसी बटे पीसी वीसी का वैल्यू 8/3 होता है, ठीक है। दूसरा चीज, मोनोएटॉमिक गैसेस को हम आइडियल गैस कह सकते हैं, ये चीजें हैं यहाँ पे। और अब देखिए इसमें एक चीज और है कि इन गैसेस को आइडियल गैस माना गया है, तो लगभग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम गैस को आइडियल गैस माना गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपसे पूछे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8/27 A बटे br, ठीक है। बॉइल टेम्परेचर होता है A बटे br। तो बॉइल टेम्परेचर का जस्ट डबल होता है यूनिवर्सल टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं 2A/br। तो आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल टेम्परेचर कितना है,
या बॉयल टेम्परेचर कितना है, ठीक है। और कोई टेम्परेचर अगर इमर्जेंट टेम्परेचर से कम है तो क्या होगा, ठंडा होगा, गैस ठंडी होगी, और अगर ज्यादा है तो गर्म हो जाएगी। ये चीजें हैं। बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रिलेशन होता है 27/8 आप निकाल लेंगे। बॉयल टेम्परेचर 8/8 भी है और क्रिटिकल टेम्परेचर A/27 भी आर है, तो A/BR निकल करेंगे तो 8/27 इंटू टी हो जाएगा। ये रिलेशन आना चाहिए। अब इसमें देखिए वॉल्यूम में करेक्शन किया गया है। करेक्शन आइडियल गैस में दो चीज में किया गया है। आपका अभी पीजीटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर में करेक्शन करने का क्या कारण है। तो वॉल्यूम में करेक्शन करने का क्या कारण है, ड्यू टू फाइनेंशियल मॉलिक्यूल्स सॉल्वर का एक निश्चित आकार होता है, इसी कारण वॉल्यूम में संशोधन होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ दूसरा चीज प्रेशर में करेक्शन करने का कारण जो था वो था ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराणविक बल के कारण ही दाब में संशोधन हुआ है। ये आपका उसका सही था। इसके कारण संशोधन करके जो इक्वेशन लिखा जाता है ये लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं ये रियल गैस इक्वेशन है या वॉन्डर वाल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इस पे और आगे आते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पूछा जा सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, हाँ बॉयल टेम्परेचर होता है A/BR, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8/27 BR, ठीक है। अभी जस्ट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए अभी इस समय याद कर लीजिए 8/27 A/BR क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे पढ़िए बॉयल टेम्परेचर A/BR, इनवर्जन टेम्परेचर जैसे उसका डबल, और क्रिटिकल टेम्परेचर 8/27 होता है टाइम। अब इसी में रिलेशन पूछे तो निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ये पूछा गया है। तो ये कहना है कि ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिस पर अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस क्या होता है लिक्विफाइड कंडीशन में आ सकता है। अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर देखिए यहाँ भी लिखा है 1/27 RB, ठीक है। अलग अलग गैस का लिखा है, ये वैल्यू नहीं पूछा जाता है, नहीं ये सब गैसेस का सी लेवल पे, इस लेवल पे नहीं टीजीटी में। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्लियर है कि एक ऐसा पॉइंट होता है टेम्परेचर का, कौन सा, हाँ ये नहीं पूछा जाएगा, हाँ हाँ ये होगा लेकिन इसको रखिए मत, ये फॉर्मूला जानते रहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है 8/27 RB ये आएगा, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट पूछ लेगा थ्योरी में क्या होता है, तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर सॉलिड लिक्विड गैस, हाँ तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं। अब आपका यहाँ पे जो आता है थर्मोडायनेमिक्स का पहला आता है जीरो फ्लैट थर्मोडायनेमिक्स। देखिए जो ताप की अवधारणा है कांस्टेंट ऑफ टेम्परेचर, ये हमें जीरो फ्लैट थर्मोडायनेमिक्स से प्राप्त होता है। इनका क्या कहना है कि ए सिस्टम है, बी है, सी है। अगर ए सी के साथ इक्विलिब्रियम है, बी ए बी के साथ इक्विलिब्रियम है, सी बी के साथ इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी इक्विलिब्रियम है। जाहिर सी बात है ए सी के साथ समान ताप पे है और बी सी के साथ समान ताप पे, तो ए और बी तो बराबर होंगे तभी तो समान ताप पे आ रहे हैं, तो वही कंडीशन रहता है इनका, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस पे ले लेगा कि किसी भी कोई ले लिया उन्होंने थर्मामीटर, उसका नाम नहीं बताएंगे, उस थर्मामीटर का रीडिंग इतना है, उसका लोअर पॉइंट इतना है, अपर पॉइंट इतना है, तो सेंटीग्रेड तो उसका वैल्यू इतना आ रहा है, तो उसका रीडिंग बताइए। तो हम क्या करते हैं इसको कंपेयर कर देते हैं इस तरह से, जैसे कई का कंपेयर किया गया है वैसे हम उसका कंपेरिजन कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से बेसिक फॉर्मूला आपका क्या होता है, रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। जैसे सेंटीग्रेड स्केल में लेते हैं तो लोअर फिक्स पॉइंट क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपर फिक्स पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर उतना। तो जैसे सेंटीग्रेड में लिखना है इसका है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस उसका लोअर पॉइंट, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट बराबर डिग्री सेंटीग्रेड जितना वैल्यू दिया है -0/100 -0, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये चीजें करके सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन कराया गया आप लोगों का, ठीक है। अच्छा सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट इन सब में जो रिलेशन होता है, जो निकालना होता है हमें कि डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, फ़ारेनहाइट में कैसे आएगा, या नंबर पे क्या है, केल्विन पे क्या आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको पूरा जो है अच्छे से कर डालिए, इसके रिलेशन आ जाएगा। हम लोग इसको कई बार सॉल्व भी किए हैं, और यहाँ पे देखिए वैल्यू भी डायरेक्ट दे दिया गया। अगर याद हो तो आप डायरेक्ट ये पूछता है यही रख दीजिए, जैसे सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है 273 जोड़ देंगे। ऐसा कौन सा रीडिंग है जिसमें सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट बराबर आता है -40, आप इसमें रख के देखेंगे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों के x मान लीजिए, तो x/100 बराबर x - 32/180 करके निकालेंगे तो x का मान -40 आएगा, ठीक है। तो आपका समय बच जाएगा,
फ़ारेनहाइट केल्विन पे कितना होता है बराबर, ये पूछा गया 574 होता है, ठीक है। और मिनिमम टेम्परेचर जो पॉसिबल टेम्परेचर होता है जिसको परम शून्य ताप कहते हैं, 0 केल्विन होता है, सेंटीग्रेड में कहेंगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, परम शून्य ताप होता है, इससे नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होता है, ठीक है। अब इसी तरह से थर्मामीटर कई होते हैं, जिसमें प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है आपका। इसमें अननोन टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करते हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंस एट अननोन पॉइंट माइनस रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट एट 0 पॉइंट बटे क्या हो जाता है आपका रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। माने हम क्या करते हैं, एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और अननोन टेम्परेचर रीडिंग लेते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं, अननोन टेम्परेचर अपने आप ये थर्मामीटर बता देता है। तो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर का ये होता है, मरकरी स्केल थर्मामीटर का ये फॉर्मूला होता है। गैस थर्मामीटर आपसे पूछा गया, गैस थर्मामीटर किस पर बेस्ड है, चार्ल्स लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें दो आ जाता है, जब आपसे कहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो प्रेशर को वेरी करा दीजिए, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो वॉल्यूम को वेरी करा दीजिए। अननोन टेम्परेचर का फॉर्मूला सबका यही होता है, उसका रीडिंग अननोन, जिसका टेम्परेचर नहीं पता है जिस बॉडी का, उस पर -0 डिग्री सेंटीग्रेड या आइस पॉइंट पर रीडिंग बटे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या स्टीम पॉइंट पर रीडिंग -0 डिग्री सेंटीग्रेड करके 100 से गुणा कर दीजिए। ध्यान रखना है सेंटीग्रेड में ही रखना होता है इसको, ठीक है। ये चीजें हैं। अच्छा, ताप युग्म तापमापी ये पूछा था किस पर बेस्ड है, सीबेक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। सीबेक प्रभाव पर क्या होता है, जब दो अलग अलग मटेरियल को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके जंक्शन पे जो है एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, वो ये है। इसमें फॉर्मूला होता है अननोन टेम्परेचर का, कि अननोन टेम्परेचर पे ईएमएफ बटे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईएमएफ, वो 100 हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर जो मेजर किया था सन का, इन सब चीज का, किससे मेजर किया जाता है, पाइरोमीटर से, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, उत्तापमापी। ये दो होता है, रेडिएशन पाइरोमीटर और ऑप्टिकल पाइरोमीटर, ठीक है। अब पाइरोमीटर कभी कभी पूछ लेता है किस पर बेस्ड है, तो स्टीफन लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। न्यूटन कूलिंग लॉ किस पर बेस्ड है, स्टीफन लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक थर्मामीटर जो होता है 1 केल्विन के नीचे का टेम्परेचर मेजर करता है, ठीक है। हीलियम का प्रयोग -200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। अच्छा, ये जब कभी कहते हैं कि न्यूटन टेम्परेचर दिया गया है, कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर दिया गया है, इनवर्जन टेम्परेचर पूछे तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनवर्जन टेम्परेचर बराबर न्यूटन टेम्परेचर माइनस कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीजें होता है। अब इसके साथ हम लोग आ गए अगले टॉपिक पे, थर्मल एक्सपेंशन, ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, रिविजन पर्पस से पढ़ाए तो गए, फास्ट रिविजन कराना है इसको। तो देखिए, ऊष्मीय प्रसार जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड में आपका तीनों होता है, लंबाई में बढ़ेगा तो रेखीय प्रसार करेंगे जिसको कहा जाए लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। क्षेत्रफल में होगा तो इसको कहेंगे सुपरफिशियल क्षेत्र प्रसार, आयतन में होगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। अच्छा, लंबाई में होता है तो मान लिया रॉड का लंबाई शुरू में L था, एक साइड का टेम्परेचर T1 था, दूसरे का T2 था। अगर हमने इसको टेम्परेचर दिया तो इसकी लंबाई डेल्टा L बढ़ गई, तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर कोएफिशिएंट अल्फा बराबर क्या हो गया, डेल्टा L। हाँ, मतलब जो लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई और बटे तापांतर। अब इसी में कभी पूछ लेते लंबाई में वृद्धि का फॉर्मूला, कभी पूछ लेता है, इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है, तो इस पर हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ये डायरेक्ट ये डेल्टा एल बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा एल डेल्टा टी। वही ठीक यही कॉन्सेप्ट हम क्षेत्रफल वाले में भी लगाते हैं और आयतन में भी लगाते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल वाले में बीटा दिखा जाता है, आयतन में अल्फा बीटा गामा का रेशियो 1:3 होता है। कभी कभी अल्फा के कंडीशंस देकर के बीटा गामा पूछा था, कि बीटा बराबर 3 अल्फा होगा, गामा बराबर 3 अल्फा, ठीक है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में आपका देखिए वॉल्यूम एक्सपेंशन ही होता है, लेकिन उसमें दो तरह का एक्सपेंशन होता है, एक रियल होता है, एक आभासी होता है, क्योंकि जिस बर्तन में हम रखते हैं वो भी तो एक्सपेंड करेगा और लिक्विड भी एक्सपेंड करता है, इसलिए होता है। तो इसमें लिक्विड और गैस के एक्सपेंशन में ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछा जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये मिक्सर का सिद्धांत भी बताता है, कैलोरीमेट्री के सिद्धांत। जैसे एक मटेरियल किसी अलग टेम्परेचर पे, दूसरा मटेरियल किसी अलग टेम्परेचर पे मिक्सिंग कर, दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जो मिक्सर का टेम्परेचर आता है या जंक्शन का टेम्परेचर आएगा वो क्या होगा, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, जैसे आपका एक मटेरियल है, मास Na है, TA टेम्परेचर पर है, विशिष्ट ऊष्मा ऐसे है। दूसरा है मास Mb है, विशिष्ट ऊष्मा Sb है, TB टेम्परेचर है। दोनों को जोड़ दिया गया और मान लिया गया दोनों का मिक्सर का टेम्परेचर T आ गया। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, इसमें न्यूमेरिकल खूब आता है,
ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि दोनों में हीट करंट बराबर होता है। हीट करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, Q बाई टू। तो यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट बटे टी, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो Q बराबर क्या होता है, K डेल्टा थीटा स्मॉल टी बटे L होता है। तो टी पे हम क्या करते हैं, एक साइड ले लेते हैं। तो आपके मेटल में भी है, वहां भी यही करना है। और इस वाले में क्या करना है, Q का वैल्यू दोनों साइड बराबर करेंगे तो एम एस डेल्टा टी आएगा। तो इसका एम एस डेल्टा टी, इसका एम एस डेल्टा टी फॉर्म रखेंगे। तो एम एस का मतलब क्या हो गया, इसका मास, इसका एक, डेल्टा टी का मतलब जितने टेम्परेचर पे रखा था माइनस जिस टेम्परेचर पे है आएंगे। और इसमें क्या होगा, टीवी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, मान लिया अगर ये हायर टेम्परेचर पे है, तो बराबर एम एस डेल्टा टी का मतलब होगा टी माइनस टी। टी का वैल्यू न्यूमेरिकल होगा, डायरेक्ट इस फॉर्मुलेशन में निकालना है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आप फॉर्मूला इसका रखा मानिए, लेकिन अगर कभी फॉर्मूला पूछ लिया एग्जाम में कि क्या होता है, क्योंकि इसमें फॉर्मूले को पूछे जाना है, तो ये फॉर्मूला हो। हाँ, हाँ, नीचे टी रहेगा ना कि है ये। और न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट उस पर रखिए आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कभी दे दिया मोलो की संख्या n1 है, टेम्परेचर T1 है, मोलो की संख्या n2 है, टेम्परेचर T2 है, तो मिक्सर का टेम्परेचर बताइए, तो ये फॉर्मूला यूज कर। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता की कॉपी होती है 3n-b। आपको बताया गया मोनोटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 3, डायटॉमिक में 5, और ट्राइटॉमिक में 6 और 7 होता है। जब लीनियर है तो 7 होगा, ट्रायंगुलर से उतना है तो 6 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और होता है, इसमें स्पेसिफिक हीट सॉलिड और लिक्विड के लिए पूछा होता है, तो क्या होता है, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। तो हीट कैपेसिटी अपॉन मास होता है ये। तो हीट कैपेसिटी उसमें भरता है, बताया नहीं क्या, इसके पहले बताया होगा, ये है उसमें भरता है हीट कैपेसिटी, कई बार पूछा गया है। तो ये होता है क्यू बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो बटे मास करेंगे तो आपका ये आ जाएगा क्यू बटे एम डेल्टा टी। इसका यूनिट हो जाएगा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहां से कितनी ऊष्मा की मात्रा दी गई या ली गई सॉलिड या लिक्विड के लिए, क्यू बराबर हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। ठीक है, जैसे कह दिया गया एम ग्राम कोई चीज है, द्रव या गैस, गैस नहीं है, सॉलिड और लिक्विड के लिए वैलिड है, गैस के लिए नहीं है। जैसे दे दिया कि इतना ग्राम पानी है जिसकी विशेष ऊष्मा इतना है, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक लाते हैं, कितने ऊष्मा की जरूरत होगी ये फॉर्मूला। ठीक है, अब कभी कभी आपसे कह दिया कि N1 मोलों की संख्या N1 है, मोनोएटॉमिक गैस है, मोलों की संख्या N2 है, डायटॉमिक गैस है। तो अब बताइए कि उनका विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात गामा बराबर 1+2 बटे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सर का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ठीक N1 F1 प्लस N2 F2 बटे N1 प्लस N2 करके निकाल लेंगे, यही भी यहाँ रखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आता है। अच्छा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होता है। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा जाए, जैसा मैंने बताया था, तो 3 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा, 1/2, 1/2 RT होता है। ये भी आपके एग्जाम में आया। ठीक है, अब दूसरा आते हैं स्पेसिफिक हीट गैस। देखिए गैस के लिए मैंने आपको बताया था एक कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जो सीवी होता है। सीवी बराबर क्या होता है, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सीवी बराबर F/2 R भी होता है। तो ये क्या होता है, ये आपसे इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा जाता है कई बार। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, ये dq अपॉन dt, कांस्टेंट वॉल्यूम पे dq du के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि वर्डन जीरो होगा, फर्स्ट क्लास से वर्डन जीरो होगा तो dq du के बराबर हो जाएगा। वही इसमें हम बदल देते भी आता है, तो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, cv dt। तो जैसे दे दिया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे विशिष्ट ऊष्मा cv है, टेम्परेचर T1 से T2 तक लाना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, इस फॉर्मूले पे रखना है। ठीक है, या कह दिया कि मोनोएटॉमिक गैस का सीवी का मान बताइए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक का 3 होता है, तो सीवी बराबर क्या है, 1/2 R, तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, सीपी पूछता है, सीवी प्लस आर कर देंगे, इस फॉर्मूले में आ जाएगा। गामा पूछता है, सीपी बटे सीवी कर देंगे, या 1+2 बटे डिग्री ऑफ फ्रीडम बन। ठीक है, तो यहां से सीपी सीवी पे एक क्वेश्चन अगर जरूर आएगा तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है। अच्छा, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, हाँ, गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एक फिक्स जो टेम्परेचर होता है, जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट ही कंडेंसेशन कहलाता है, हिंदी में संघनन कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग आते हैं लैटेंट हीट।
देखिए, ये पूछता है कि आग से ज्यादा भाप के जलने पे जलन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होता है। ठीक है, तो लेटेंट हीट पूछता है, तो लेटेंट हीट क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा समान टेम्परेचर पे होता है। यानी लेटेंट हीट की जो प्रक्रिया होती है वो आवश्यक थर्मल केसेस को फॉलो करता है। समान टेम्परेचर मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी। वही गुप्त ऊष्मा कह रहा था, बशर्ते दोनों अवस्थाओं का ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो लेटेंट हीट आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। अब कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, तो इसका मतलब कोई चीज सॉलिड चीज को गला करके लिक्विड मिलाया जा रहा है, तो क्या है, बर्फ है। बर्फ को पानी में बदलने के लिए जितने ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, गलन की गुप्त ऊष्मा है। दूसरा क्या है, वाष्पन की, तो वाष्प कैसे बनता है, पानी से बनता है। तो पानी से वाष्प बनाने के लिए जितने ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, क्यू बराबर, अगर गलन है तो एम एल एफ लिख देंगे, और वो है तो एम एल वी लिख देंगे। वही चीजें हैं यहाँ पे लेटेंट हीट का। तो देखिए, उसमें पूछता है एम एल एफ। अच्छा, बर्फ के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम फिक्स है, और पानी के लिए यहाँ पे 536 से 540 कैलोरी प्रति ग्राम फिक्स है। वैल्यू याद पूछ ले। हाँ, अगर कह दे आइस से पानी वेपर में बदलना है तब उसमें कितना होगा, तो 7 से 20 एम होता है। आपको क्लास के समय बताया गया था, कैलकुलेशन कर लो, सब जोड़ देते हैं कि आता है ना। चलिए, आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स ला पे। ठीक है, तो देखिए थर्मोडाइनमिक्स का क्या है। थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ आपका क्या है, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी टी। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दें, आपसे पूछा था कि थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या क्या होता है, कभी कभी याद आता है ये भी। ऊष्मागतिकी चर क्या है, तो दाब, आयतन, ताप, आंतरिक ऊर्जा, एंट्रोपी, ये सब ऊष्मागतिकी चर है, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिए। दूसरा चीज वर्क जो होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड करता है, और इंटरनल एनर्जी जो होता है स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब पीवी ग्राफ अभी आगे ही है, हम लोग देखेंगे। पीवी ग्राफ जब हम खींचते हैं तो बैठ जाओ, उसी बैठ जाओ। ठीक। जब हम पीवी ग्राफ खींचते हैं तो क्लॉक वाइज चलेंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉक वाइज में वर्डन पॉजिटिव होता है, और एंटी क्लॉक में वर्डन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए, ये आ गया आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहले हम साइक्लिक प्रोसेस में आ रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस आपका ये हो गया। तो अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस जहां से चला वहीं आ गया। ठीक है, इसलिए इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो डी क्यू क्या हो गया, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू क्या हो गया, डी डब्ल्यू के बराबर, माने ऊष्मा की मात्रा कार्य के बराबर है। और कार्य क्या है, कार्य आपका ये जो एरिया बना रहा है, जो इसका पूरा एरिया होता है वही मेंटेन होता है। ठीक है, अब इसमें क्लॉक वाइज चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, एंटी क्लॉक चलते हैं तो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और ग्राफ होता है, जब हम यहाँ खींचते हैं पीवी का, जब हम खींचेंगे पीवी का खींचेंगे तो थोड़ा सा आपका जो है तिरछा आता है ऐसे। ठीक है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन बताता है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। लेकिन जब हम इसी ग्राफ को टी एस में कर देते हैं, टी और एस में करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा रहता है, ऐसे होता है। सेम चीज है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, सेम चीज है। ठीक है, ये ग्राफ ध्यान देना है। एंट्रोपी केस में अब देखिए, इसमें आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एडियाबैटिक अभी आए नहीं, एडियाबैटिक नीचे है साइक्लिक में। देखिए इसमें ये है ना, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ऊपर, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये वाली लाइन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, इसीलिए इसमें कभी कभी ऐसे ग्राफ दे देता है आपका, ऐसे ग्राफ देगा और बोल देगा कि इसमें बताना है आपको कौन सा एडियाबैटिक है, कौन सा आइसोथर्मल है। ठीक है, तो इसी पिक्चर को इसमें रख देना होता है। ठीक है, ये पूरा रहेगा, वीडियो रहेगा आप लोगों पास, है ना, उसी की बना ही रहे किसको आज। तो इसको कोशिश करें कि कम समय में हो, आधे घंटे को हो, ताकि आप आराम से इसको पढ़ लें।
देखिए आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब समदाबी प्रोसेस होता है। समदाबी प्रोसेस में कार्य क्या होता है, W बराबर पी डीवी, ठीक है, पी वी टू माइनस वी वन। तो आइसोबारिक प्रोसेस में पी डेल्टा वी भी कहीं कहीं लिख के आएगा, तो वही होता है आइसोबारिक में, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होता है 3/2 kT, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में डी यू जीरो होगा तो डी क्यू डी डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें किया गया कार्य क्या होता है, एम म्यू आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन या म्यू आर टी लॉग पी वन अपॉन पी टू। अगर हम बेस 10 लगाएंगे तो होता है 2.303 लॉग बेस 10 वी टू अपॉन वी वन। अच्छा वी टू अपॉन वी वन प्रेशर में पी वन अपॉन पी टू लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हाँ पी वन वी वन पी टू से देखिए पी वन अपॉन पी टू वी टू अपॉन वी वन, तो ये चीजें का डायरेक्ट फॉर्मूला इस पे आता है, कोई नंबर नहीं आएगा। देखिए आइसोथर्मल में वर्डन इंपॉर्टेंट है। एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक में क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग आदान प्रदान नहीं होता है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा क्यू जीरो होगा यहाँ से तो डी यू माइनस डी डब्ल्यू के बराबर होगा। कभी कभी ये भी पूछा एलटी में आपका ये भी था, इसमें वर्डन होता है 1 अपन गामा माइनस 1 पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, ठीक है। अब टीवी इक्वल टू आर टी होता है, तो यहाँ आर टी वन माइनस टी टू कर देंगे, आर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन आर आ गया। अब एक चीज और है, कभी सीपी और सीवी के टर्म में देना तो गामा बराबर सीपी बटे सीवी कर दीजिए, ठीक है। तो ये सीपी बटे सीवी हो जाएगा, तो सीपी माइनस सीवी बटे सीवी हो जाएगा, सीवी ऊपर चला जाएगा और सीपी माइनस सीवी आर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बराबर सीवी टी वन माइनस टी टू, ये भी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा प्रेशर वॉल्यूम का एडियाबैटिक में रिलेशन याद कर लीजिए, पीवी पावर गामा। कभी भी वॉल्यूम के ऊपर कोई पावर देंगे तो समझ जाइए एडियाबैटिक है। और वहां पूछता गैस ठंडी होगी गर्म होगी, तो एडियाबैटिक में क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, जो गैस जिस अवस्था में रहेगी उसी अवस्था में रहेगी। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन टी बी पावर गामा माइनस वन, प्रेशर का पी वन माइनस गामा टी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आ सकता है तीनों फॉर्मूले, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब आयतन कांस्टेंट हो, आयतन कांस्टेंट हो, वर्डन जीरो होगा, वर्डन जीरो होगा, अमाउंट ऑफ हीट ड्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बताता है, क्लासियस क्लैपेरॉन का स्टेटमेंट बताता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इनका हीट इंजन होता है, हीट इंजन का कॉन्सेप्ट आप लोग जान रहे हैं, तो अच्छा ये नहीं है तो चलिए इसको बता देते क्या दिक्कत है, करना तो आता है, बस इतना जानिए वही है। हीट इंजन करना इंजन एक ही कॉन्सेप्ट है, ऊपर सोर्स है, वहां से अमाउंट ऑफ हीट लिया जाता है, साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है वर्किंग स्ट्रक्चर, उसके बाद जो बचता है वो सिंक को दे दिया जाता है। तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क डन बटे अवशोषित उष्मा Q1, तो हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बटे Q1। उसी को फाइनली हम लिखते हैं कि 1 माइनस Q2 अपन Q या 1 माइनस Q2 अपन Q। हमें ध्यान देना है, अच्छा कभी इसमें भूल गया क्या है, जो ज्यादा टेम्परेचर दिया गया वो समझ लीजिए सोर्स का टेम्परेचर, सोर्स, हाँ सोर्स का ऊपर नहीं करेंगे, नीचे आ रहा है, और जो सबसे कम टेम्परेचर है वो सिंक का है। लेकिन ध्यान देना 200 केल्विन में करके करेंगे, 273 जोड़ेंगे वो सेंटीग्रेड, इस पे आएगा जरूर। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें अभी इसमें कार्नोट इंजन में अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया, ये फॉर्मूला आपका है। कहाँ चला गया है ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये चीज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बटे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो हुआ है बराबर 1 माइनस टी टू अपॉन, ठीक है। ये लिखा तो है कार्नोट साइकिल में, जो टीएस का ग्राफ है देखिए स्ट्रेट है, पीवी का ग्राफ थोड़ा सा तिरछा है, यही है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर आप समझ रहे हैं क्या करता है, उल्टा सिंक से उष्मा लेता है, ठीक है। हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा, इफिशियंसी लिखते थे कि वर्क डन बटे अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब Q1, यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब Q2 सिंक से ले रहा है बटे वर्क डन, और उसी को ईटा की जगह कैसे दिखा देते हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अच्छा जब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है तो एक चीज आपसे पूछा था, ये आ रहा है ना, यही अवशोषित उष्मा बटे वर्क, आपसे पूछता है ये रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा कब कहलाएगा, भाई तभी कहलाएगा जब इसका मान अनंत हो।
अनंत कब आएगा? जब कार्य का मान जीरो, जीरो की स्थिति में भाग देंगे अनंत आ जाएगा। तो इसका मतलब परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के लिए या बहुत अच्छे रेफ्रिजरेटर के वर्क जीरो होना चाहिए और ये अनंत होना चाहिए। लिखा होगा कहीं, ये लिखा है। हाँ, ये चीज है, ठीक है। अच्छा, इनमें रिलेशन आता है कोएफिशिएंट, तो आप इनमें से कुछ दोनों में कोई एक रिलेशन याद कर लीजिए, बीटा बराबर 1+1 बीटा, तो निकल जाएगा दोनों में रिलेशन, ठीक है। ये लिखा है परफेक्ट रेफ्रिजरेटर के लिए, रखना नहीं है, इसी के हिसाब से आता है, फार्मूले के हिसाब से, ठीक है। बीटा मैक्सिमम होगा तभी होगा जब ये जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत पूछा था आपका, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ये भी था पीजीटी में। ग्राफ पूछा था, इसका ढाल क्या था, दोनों के ढाल का रेशियो गामा के बराबर होगा। देखिए, समतापी प्रत्यास्थता गुणांक ये है और ऊर्ध्व प्रत्यास्थता गुणांक ये है, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, बी बी ए बटे बी टी बराबर गामा आएगा। यही था प्रोक्ता वाले में, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगा, आप जानते रहिए। समतापी प्रत्यास्थता गुणांक प्रेशर होता है और उद्घोष में जो होता है वो गामा टाइम्स प्रेशर हो जाता है। इनका ढाल भी ऐसे आता है, ठीक है। दोनों के ढाल का रेशियो पूछा हुआ था। अगला है आपका विन्स लॉ। विन्स लॉ सभी लोग जानते हैं, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी था पीजीटी में इस बार जो पूछा गया है 22 में, ठीक है। तो लेमडा टी इक्वल टू कांस्टेंट लेमडा 1 T1 बराबर लेमडा 2 T2, जैसे दे दिया गया टेम्परेचर इतना केल्विन है तो एक 6000 एंगस्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य आ रहा है। टेम्परेचर अगर इतना कर दिया तो तरंग दैर्ध्य कितना हुआ, इस पे निकालते हैं, ठीक है। सूर्य के टेम्परेचर की जो कैलकुलेशन किया जाता है, गणना, वो विन्स लॉ से किया जाता है, ठीक है। स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इमिजिबिलिटी जिसको कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पावर 4, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। एरिया पूछता है, टेम्परेचर दिया है, पावर पूछता है, एनर्जी तो यही रख दीजिए, रेडियस दिया है, टेम्परेचर दिया है, पावर या एनर्जी पूछ रहा है तो ये रख दीजिए, ठीक है। क्योंकि पावर बराबर क्या था, एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम को 1 मान लिया तो एनर्जी भी यही बन जाएगा जो पावर का है, ठीक है। न्यूमेरिकल इस पे आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यूटन्स कूलिंग लॉ किसका केस है, स्टीफेंस का लॉ केस है। इसमें क्या होता है, जो ठंडी होने की दर है वो तापांतर के समानुपाती होता है। टेम्परेचर, ये भी स्टेटमेंट था कुछ 2022 में, टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ये ठंडा लगेगा। न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला आपका इस तरह से सॉल्व करते हैं जो आपको बताया गया था, T1 माइनस T2, जैसे कहा जाए कोई गैस स्मॉल टी समय में T1 से ठंडा होकर के T2 तक आता है, तो फार्मूला क्या रखते हैं, T1 माइनस T2 बटे T बराबर के T1 प्लस T2 बटे 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। इस पर हम लोगों ने कैलकुलेशन भी K2 सॉल्व किया आता है। अच्छा, जब कभी ये हमें ये सिखाता है कि जैसे जैसे गैस ठंडा होता जाता है वैसे वैसे समय ज्यादा लगता है ना। तो एक एग्जांपल है, जैसे 80 से 75 में T1 समय ले रहा है, 75 से 70 में T2 ले रहा है, 70 से 65, सभी 5-5 का डिफरेंस है, तो क्या तीनों में बराबर समय लगेगा? नहीं, सबसे ज्यादा समय लगेगा T2। तो जैसे ठंडा होगा उसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा T2 में, फिर T2 में, सबसे कम समय लगेगा T1 में, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ का ये फार्मूला था शायद पीजीटी में, ई लेमडा बटे ए लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये फार्मूला डायरेक्ट में ही था, ठीक है। गुड इमिटर गुड एब्जॉर्बर होता है, सबको बताइए, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं कि आइडियल गैस जो होता है उसका प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर जो होता है हम लोगों ने पढ़ा है कुल मिला करके 1/3 रो सी स्क्वायर होता है, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। या इसी को रो सी स्क्वायर कहते हैं, लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है तो 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिखता है। इसको अगर ई कहा जाए तो ये फॉर्मूला आपका ये आता है, आपका एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है, शायद ये भी था क्या, एमपी में था, ठीक है। ये एमपी में पूछा गया था 2/3। यहाँ ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और आपका वेलोसिटी में मैंने बताया था 3 तरह के होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल, मीन, जिसको एवरेज भी कहते हैं, और आरएमएस कहते हैं। ये √2 kT/m, ये √8 kT/πm, ये √3 kT/πm होता है। इस पे भी शायद था कौन ज्यादा कम कौन कम है, इसका ऑर्डर था। तो देखिए, ज्यादा कम का ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, आरएमएस सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद एवरेज होता है, सबसे कम प्रोबेबल होता है। वैल्यू देख लीजिए, वैल्यूज निकाल लेंगे, 1.41 आता है, 1.6 आता है, 1.7 आता है, सबसे कम ये सबसे ज्यादा ये है, ठीक है। ये चीजें हैं। मेन फ्री पाथ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, KT/√2 पाई P d स्क्वायर होता है। कभी कभी देता है प्रेशर की इनवर्सली है, डायरेक्टली है,
टेम्परेचर की यूनिवर्सली है डायरेक्टली है, ये सब करके आता है दोनों, तो कुछ नहीं आता। हाँ, अब ट्रांसमिशन ऑफ हीट है, जिसमें कंडक्शन होता है, चालन होता है। चालन किसमें होता है? ठोस पदार्थ में होता है, जिसमें जैसे लोहा रॉड हो गया तो हीट एक जगह से दूसरी जगह चल रहा है, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है? लिक्विड और गैस मीडियम में होता है, ठीक है। अभी जो लू चल रहा है इसकी वजह से जो आपका मीडियम गर्म हो रहा है क्या है? कन्वेक्शन है। और रेडिएशन क्या है? सूर्य से आने वाली किरणों के द्वारा विकिरण जो नीचे प्राप्त होता है, रेडिएशन है, ठीक है। अब कंडक्शन में जैसे मान लिया कोई एक रॉड है, एक साइड का टेम्परेचर थीटा 1 है, दूसरे साइड का थीटा 2 है, एरिया ए है, हीट फ्लो कर रहा है एक साइड से साइड इधर, लंबाई एल है, तो क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट जो फ्लो करता है क्या आ जाएगा? के थीटा 1 माइनस थीटा 2 टी अपन एल, यही होता है। अब पूछे हीट करंट क्या होता है? हीट करंट का भी शायद कुछ क्वेश्चन था 22 वाले पीजीटी में। तो हीट करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो हीट करंट बराबर होता है अमाउंट ऑफ फ्लो, हीट फ्लो बटे टाइम। तो इसमें अगर टी से भाग दे देंगे, टी हर गायब हो जाएगा, तो ये सेक्शन पूरा रहेगा। देखिए वही आया, यही है ये, ठीक है। अब यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस के टर्म में पूछा जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे एल बटे के थर्मल रेजिस्टेंस है, उसमें प्रतिरोध होता है। देखिए ये वैल्यू होता है इनका, ठीक है, इनको रिविजन कर लीजिएगा। अब इस पे पूछता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? करंट बराबर होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक में पढ़ा है, वैसे यहाँ भी हीट करंट बराबर होता है। तो सबका बराबर रख करके हम कैलकुलेशन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, ये दिया गया एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये, दोनों को जोड़ दिया गया, तो बीच का इंटरफेस टेम्परेचर क्या होगा? जैसे कम्युनिटी का सिद्धांत था, तो यहाँ पे क्या हीट करंट सीरीज में दोनों का बराबर कर दीजिए, दोनों का जैसे बराबर करेंगे ये फॉर्मूला ये लिखा जाएगा। आप डायरेक्ट वैल्यू यही रख दीजिए, इंटरफेस टेम्परेचर आ जाएगा। और न्यूमेरिकल नहीं फार्मूला पूछता है तो इसका फार्मूला ये आता है। अगर दोनों का एरिया बराबर है, लंबाई बराबर है, तो आपका और K1 K2 बराबर है, तो ये आ जाता है, ठीक है। ये चीजें पैरेलल में क्या होता है? अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में के का वैल्यू ये आ जाता है, पैरेलल में जब हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, एक बर्तन होता है, पानी गर्म होता है, अलग अलग रॉड होते हैं, अलग अलग रॉड को उसका चालकता गुणांक K1 K2 K3 अलग अलग है। इसमें मोम लपेटा होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मोम अलग अलग लंबाई पे गला हुआ। तो जो गलने का सिचुएशन वो क्या होता है? इन तीनों का रेशियो क्या होता है? बराबर इसके लंबाई के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। F अपॉन L स्क्वायर बराबर कांस्टेंट होता है। ये इंजन हाउस है, ठीक है। रिवीजन के पर्पज से है, सही समझ रहा है, क्योंकि पढ़ लिए थोड़ा सा फास्ट चला रहे हैं, रिवीजन हो जा रहा है ना। एंट्रोपी, एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है, जहां जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा एंट्रोपी उसकी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अब एंट्रोपी देखिए, यहाँ पे स्टेट फंक्शन आ रहा है, गैस का सबसे ज्यादा, क्योंकि गैस में डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड का सबसे कम होता है, क्योंकि डिसऑर्डरनेस सबसे कम है। इसके बाद यहाँ पे एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, सबको पता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ये सब एंट्रोपी लिखा हुआ है। डायमंड और ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आपका बड़ी रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या है? ऑप्शन देख लीजिए थोड़ा सा, क्या है देखिए। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी अगर पूछ रहा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, तो एडियाबैटिक अगर डी की जीरो होगा, डी की जीरो होगा तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका एंट्रोपी जीरो होता है, ठीक है। लिखा तो है, इसी को आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, ये पूछा हुआ है टीजीटी में, ठीक है। इसके बाद एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस का है, ये शायद है कि नहीं एंट्रोपी, नहीं है। और इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स ये फंक्शन नहीं है, और प्लैंक्स ये भी नहीं है। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन कौन सा? ये है, हाँ, ये वाला कि ये वाला? प्लैंक्स रेडिएशन ला, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही है इनका। प्लैंक्स रेडिएशन ला, ये दोनों याद कर लीजिए। हाँ, हाँ, मैंने बताया ये पूछा, शार्टर वेवलेंथ इज रिड्यूस टू रीड्स लॉ। शार्टर वेव, ये भी शायद था एलटी, इसमें है क्या? ना? हाँ, शार्टर वेवलेंथ में जो है वीन्स लॉ में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये है,
और बाकी ये है कि नहीं, मैक्सवेल रिलेशंस पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होगा, देखिए। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो दोनों की कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट हो जाता है, ठीक। जब ये कहा जाए कि कोई बर्फ है जो y1 से बढ़कर y2 मोटाई तक आने में डेल्टा टी समय लेता है, तो इतने से इतने में कितना समय लेगा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला इसी पर बेस पे बना देते हैं। T1 बटे T2 बराबर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बटे y4 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। ये तब लगता है जैसे कि दिया बर्फ की मोटाई y1 से बढ़ के y2 तक आने में T1 समय लगता है, तो y3 से बढ़ के y4 आने में कितना समय लगेगा, डायरेक्ट यही आप कर दीजिए, आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बर्फ पे आता है T1 बटे T2 बराबर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, हाँ वो इसमें बोल देना y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बटे y4 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर। ये कब होता है स्टेटमेंट लिख लीजिए, बोल दें, ठीक है। जब बर्फ की मोटाई जब बर्फ की मोटाई y1 से बढ़कर y2 तक होने में, y1 से बढ़कर y2 तक होने में T1 समय लेता है, तथा y3 से बढ़कर y4 तक आने में y3 से बढ़कर y4 तक आने में T2 समय लेता है, y3 से बढ़कर y4 तक आने में T2 समय लेता है, तो T1 बटे T2 बराबर T1 बटे T2 बराबर y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बटे y4 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे सॉल्व हो जाता है नॉर्मल आपका। अगला है आपका कॉर्नट इंजन में, ये तो ग्राफ अभी बताया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एडियाबैटिक एक्सपेंशन सब बताया था, वही है ये। टीएस वाले में देखिए स्ट्रेट होता है, इसमें ये होता है, ये आपसे आया है ग्राफ, ठीक है। पीवी में टेढ़ा होता है थोड़ा सा ऐसे, और टीएस में स्ट्रेट है, ठीक। इन्वर्जन टेम्परेचर जब आपका कोई टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर कम हो तो कूलिंग इफेक्ट होता है, एलटी में था ये, ज्यादा होता है तो हीटिंग इफेक्ट होता है, ये आपका एलटी में था, ठीक है। अब इसके बाद क्लासियस क्लेट्रॉन लेटेंट हीट एलटी में था, शायद इसमें नहीं है, डीटी अपॉन डीटी एल बटे टी V2 माइनस V1 होता है, ठीक है। अच्छा, इन देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बराबर जीरो होता है, लेकिन इन रिवर्सिबल के लिए जीरो से बराबर या उससे ज्यादा होता है, ये दो चीज याद कर लीजिएगा, बस और कुछ है नहीं इसमें, बस खत्म। तो कुल मिला के आधा घंटा लगा होगा ना, तो इतना रिवीजन करने में भी मत दीजिए।